अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे जोन। आज की हमारी ये वीडियो है प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की। 10वीं की बना रही हूँ मैं, बी कोर्स वाला है ये उर्दू का। तो 2024-25 का है ये। तो देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और टाइम 3 घंटे का है। इसमें देखिए आम हिदायत एंड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं सवालों के बारे में कि कौन कौन से सवाल ज़रूरी है और क्या क्या है इसमें मतलब हमारे पेपर में। तो यहाँ पर देखिए हिस्सा अलिफ जो है इबारत वाला है, यानी कि इक़्तिबास वाला पैराग्राफ वाला। इसको पढ़कर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने हैं और इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो ये देखिए पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेंगे ये वाला। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। तो इसी में देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 5 क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए पहला सवाल है, हज़रत महल का असली नाम क्या था? तो मोहम्मदी बेगम। पैराग्राफ में आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हज़रत महल के शौहर का क्या नाम था? तो वाजिद अली शाह। ये भी पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर है कि वाजिद अली शाह की मलका थी, यानी उनके शौहर का नाम वाजिद अली शाह था। तो हमारा पेज नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के फ़र्जंद का क्या नाम था? फ़र्जंद यानी बेटे, तो बेटे का नाम बिरजीज़ कद्र। उसके बाद अगला सवाल है, वाजिद अली शाह कोलकाता किस सन में गए? 1856 में। तो पैराग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को किस शहर में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की? तो मेरठ में की थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपको, यानी ऑप्शन में ये भी देखिए पहले वाला करेंगे या ये वाला करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आप लोगों का गैर दरसी है, यानी अनसीन पैसेज है, आपके सिलेबस में मतलब नहीं है, अलग से आया हुआ ये। तो अच्छे लोगों के बारे में है। तो ये वाला पैराग्राफ भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके देखिए जवाबात, सवाल दिए मैं उसके जवाबात बता देती हूँ। इसमें भी जो है एक सवाल का 1 नंबर है, 5 के 5 नंबर है। पहला सवाल है, 3 चीज़ें जो अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद हैं, इसमें से एक किताब है, अच्छी किताबें। तो यहाँ पर शुरू में ही दिया अच्छे लोगों, अच्छी किताबों की सहबत के अलावा तीसरी चीज़ है ना जो ज़िंदगी की बुनियाद, यानी कि अच्छी किताबें। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, काम किस तरह आपका मुहासबा करती है? तो दुश्मन की तरह, यानी काम जो आपको दुश्मन की तरह घेर लेती है ना। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए सेकंड पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 3 है, काम इबादत है, ये बात किसने कही? तो ये भी पैराग्राफ में दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ठीक है ना। अब उसके बाद ये लिखा है कि जाकिर हुसैन ने अपने खुतबे में, तो ये वाली बात जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही थी। चौथा क्वेश्चन है, हकीर से हकीर काम में क्या पैदा हो सकता है? तो यानी छोटे से छोटा काम, हकीर से हकीर यानी छोटे से छोटे काम में वानी और लुत्फ। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां, ज़िंदगी खुदा का एक अनमोल अतिया है, अनमोल अतिया है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन ये भी हमारा गैर दरसी है, यानी बुक का नहीं है। तो ये पोयम है, शेरी इक़्तिबास से। वो पहले वाला जो सबकी था ना नसरी, और ये वाला शेर है। तो ये आप नज़्म पढ़ लीजिएगा। ये भी देखिए 5 क्वेश्चन है, इसके 5 नंबर, यानी एक सवाल 1 नंबर का है। तो पहला सवाल ये देखिए, शायर ने ख्वाब में क्या देखा? तो अपनी आज़ादी। शायर ने क्या ख्वाब देखा? अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा, है ना। तो हमारा पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, लफ्ज़ आज़ाद का मुतज़ाद, मुतज़ाद यानी उल्टा ग़ुलाम, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, शायर को खुद में क्या महसूस हुआ? जिंदाबाद होना महसूस हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, शायर ने माई बाप किसके लिए इस्तेमाल किया है? तो शायर ने माई बाप हाकिम के लिए इस्तेमाल किया, यानी जो हुकूमत करते हैं, हाकिम होते हैं, वो माई बाप होते हैं। अब अगला सवाल है, शायर ने किसका एहतराम करने की बात की है? तो शायर ने आज़ादियों का एहतराम करने की बात की है। तो देखिए इसमें भी ऑप्शन है आपका, या वो वाला पहले वाला आप शेर इक़्तिबास करिए, या ये वाला, ठीक है ना। तो ये कहानी भी सुनाई है, ये आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा नज़्म।
तो चौथा पेज हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक हमारा नज़्म था। उसके बाद पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल है, कहानी किसने सुनाई? कहानी ज़मीन ने सुनाई। तो अब अगला क्वेश्चन है, कहकशा अपने घर जाते हुए क्या फेंकती है? तो कहकशा अपने घर जाते हुए गोहर फेंकती है। अब उसके बाद अगला सवाल है, वन में क्या खिलती हैं? वन में कलियां खिलती हैं। शायर के मुताबिक अपना वतन किसे प्यारा है? शायर के मुताबिक अपना वतन शबनम को प्यारा है। यानी इस वाली नज़्म में दिया हुआ अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। शबनम किसके दामन में सुकून पाती है? तो शबनम ज़मीन के दामन में सुकून पाती है। देखिए ज़मीन। उसके बाद ये भी दर्ज झेल दरसी, यानी ये किताब का है आपकी, दरसी यानी आपके सिलेबस का, आपकी बुक का है ये। तो इसमें भी जो है 5 सवाल के 5 नंबर है, एक सवाल का 1 नंबर है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा दादा साहेब फाल्के के बारे में। तो ये हमारा 5वां पेज जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए ये वाला पैराग्राफ जो दादा साहब फाल्के के बारे में जिन्होंने फिल्म बनाई थी, तो यहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला सवाल है, दादा साहब फाल्के कहाँ पैदा हुए? तो नासिक में। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ पुरोहित के क्या मानी है? तो लफ्ज़ पुरोहित के मानी पुजारी के। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के के वालिद को कहाँ मुलाजमत मिली? तो दादा साहब फाल्के को कॉलेज में मुलाजमत मिली। दादा साहब फाल्के ने फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट कब देखी? क्रिसमस के मौके पर। ये सारे आंसर जो है अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में ही है। दादा साहब फाल्के ने अपनी बीवी से किसके बारे में फिल्म बनाने की बात की? तो श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है। अब अगला शहरी इक़्तिबास से, ये भी आपका बुक का है, दरसी इक़्तिबास यानी सिलेबस वाला है। कि ये वाला जो है देखिए, एक पहाड़ और गिलहरी वाला जो नज़्म है वो वाली नज़्म है ये। तो हमारा पेज नंबर 6 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ये वाली नज़्म मुकम्मल हो रही है। ये जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो पहला सवाल जो है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये किसकी हिकमत है? तो कोई बड़ा या कोई छोटा, ये खुदा की हिकमत है ना। सवाल नंबर 2 है, दरख्त पर चढ़ना किसको सिखाया? दरख्त पर चढ़ना गिलहरी को सिखाया। तो ये नज़्म में तो देखिए गिलहरी और पहाड़ के बारे में ये नज़्म। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, कदम उठाने की ताकत किस में नहीं है? पहाड़ में। सवाल नंबर 4 है, लफ्ज़ निकम्मी के क्या माने है? लफ्ज़ निकम्मी के माने बेकार, यानी बेकार कोई चीज़ नहीं है ना ज़माने में, सब कुछ ना कुछ हिकमत से अल्लाह ताला ने बनाई ना चीज़ें। 5वां सवाल है, ये इशार दरसी किताब की किस नज़्म से लिए गए? तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि नज़्म का नाम है एक पहाड़ और गिलहरी। तो हमारा पेज नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए हिस्सा भी शुरू हो गया। यहाँ पर तहरीरी महारत है, यहाँ पर लिखने का मतलब। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है, मुंतज़िल अनवानात में से किसी एक उन्वान पर यानी किसी एक टॉपिक पर आपको कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना है। यानी ऐसे राइटिंग है तो 3 दिया हुआ है, इसमें से कोई सा भी एक लिखेंगे आप। तो किसी खेल या मेले का आंखों देखा हाल, स्कूल का सालाना जलसा, छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, तीनों में से कोई सा भी एक लिख लेंगे। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे मजमून मैंने लिख दिए हैं, ये वाले मजमून मैं लिख दूँगी। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 6 है, दोस्त की बहन की शादी में शिरकत के लिए प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखी। तो मैंने शादी में शिरकत की दरख्वास्त के लिए ये वाली एप्लीकेशन लिखी है। तो उसमें मैंने अपने भाई की शादी की दरख्वास्त लिखी, तो उसमें आप लोग भाई की शादी की जगह दोस्त की बहन की शादी कर देंगे, है ना। और उस दरख्वास्त को आप लोग देख लीजिएगा, पूरा पैटर्न बनाकर मैंने ये वाला एप्लीकेशन लिखवा दिया है। यानी इसमें ऑप्शन है आपको या ये करना है, अपने वालिद साहब को अपनी तालीमी सरगर्मियों के बारे में बताने के लिए ख़त लिखना है। यानी जो तालीमी एक्टिविटीज़ है ना आपकी तालीम के बारे में, उसके लिए आपको ख़त लिखना है अपने वालिद साहब को। अब सवाल नंबर 7 है,
हबीब तनवीर के बारे में एक नोट लिखना है, तो ये भी आपके बुक का काम है। तो हबीब तनवीर के बारे में देखिए 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर के सवाल में कम से कम आपको 7-8 लाइनें 10 लाइनें लिखनी है, ठीक है ना, हबीब तनवीर के बारे में। या तो इसमें भी ऑप्शन है, या दरसी किताब में दिए गए सबक, यानी आपकी किताब जो है काट का घोड़ा, उसका खुलासा लिखना है आपको। तो किताब में से देखकर आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, शायर मीर तकी मीर की ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी और इनकी शायराना खसूसियत पर एक नोट लिखिए। और या नज़्म ए शरीफ इंसानों में शायर क्या पैगाम देना चाहता है वो लिखिए। तो ये भी 5 नंबर का है, तो कम से कम 10 लाइनें आप लोग लिख लेंगे, 8-10 लाइनें। ये सारे किताब का काम है और लंबा काम है, तो आप लोग किताब में से देख के कर लेंगे। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ना, तो मैं अपने प्लेलिस्ट में सारी ये आप लोगों के सबक डाल दूँगी। अब अगला हिस्सा जीम है, ये सवाल जवाब करने हैं आपके। मुंतज़िल सवालात में से सिर्फ 8 सवालात के जवाब मतलूब हैं, यानी सिर्फ आपको 8 करने हैं और 2-2 नंबर का एक है, इसमें भी ऑप्शन है। देखिए कितनी आसानी से आप लोगों को नंबर मिलेंगे ये। तो पहला है, हमीद खाना खा रहा है, इस जुमले में फ़ाइल की कौन सी किस्म है? तो फ़ेल माजी तो नहीं है, हाल है, ठीक है ना। फ़ेल मजूल भी नहीं है, तो फ़ेल मजूल में फ़ाइल मालूम नहीं होता, लेकिन इसमें फ़ाइल मालूम है, हमीद है ना। हमें फ़ेल मुस्तकबिल भी नहीं है, तो ये फ़ेल हाल। अब हमारा पेज नंबर 8 हो गया मुकम्मल। अगले पेज पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर कौन सा इसमें है? तो गोरखपुर जगह का नाम है ना, तो इसमें मारफा, इसमें ख़ास बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है, झैल में इसमें नुक्रा की पहचान कीजिए। तो इसमें नुक्रा नवाब, यहाँ पे देखिए ख़ास नाम है, आसिफुद्दौला, अवध, सआदत अली, ये सारे नाम हैं। नवाब कोई सा भी नवाब हो सकता है, इसमें आम। अब अगला सवाल है, दर्जे झैल में साबिका की निशानदही कीजिए। साबिका मतलब असल लफ्ज़ से जो पहले लगा है। तो यहाँ पर देखिए जवाब असल लफ्ज़ है, ला उसमें ऐड किया गया है, यानी ला जवाब। तो ला जो है साबिका है, बाकी के सब ये लायका है, मंद, गा और दुकानदार, है ना, ये बाद में लगे। उसके बाद झैल, दर्जे झैल में लाहिका की निशानदेही करना है। लाहिका हैरत अंगेज़, तो हैरत अंगेज़ जो है लाहिका है। उसके बाद शिकस्त का मुतज़ाद, शिकस्त यानी हार, तो हार का मुतज़ाद, हार का उल्टा फतेह यानी जीत, तो शिकस्त लफ्ज़ का होगा फतेह। इख्तियार का जमा इख्तियारात। उम्रा का वाहिद अमीर, ठीक है, उम्रा का वाहिद होगा अमीर, अमर गरीब ये सब नहीं है, उम्रा का वाहिद अमीर है। अब हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अगला देखिए, किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सक्ता कहते हैं। इंग्लिश में कॉमा कहते हैं ना, तो उर्दू में सक्ता। तो अगला है, मलका का मुज़क्किर क्या होगा? मलका का बादशाह, रानी, राजा, शौहर ये सब नहीं होगा, बादशाह। अब दर्जा झैल अगला क्वेश्चन हमारा, दर्जा झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये मुहावरे दिए हुए, इनको जुमले बनाने। तो देखिए मैंने इसके सामने ही जुमले बना दिए। खोपड़ी में ना समाना, बेवकूफ़ आदमी को कितना ही समझाओ इसकी खोपड़ी में नहीं समाती। तो ये मैंने आप लोगों को मिसाल के तौर पे जुमले बना दिए। इसके अलावा भी कोई अच्छे से जुमले आपको खुद बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए अगला है, भेस बदलना, भेस बदल कर वक्ती तौर पर धोखा दिया जा सकता, हमेशा नहीं। हथियार डालना, हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। मान रखना, हमेशा अपने से बड़ों का मान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसके अलावा भी कोई और से जुमले बना सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 11 है, दर्जा झैल सवालात के जवाब लिखिए। 2 नंबर का एक सवाल है, तो इसके जवाबात आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल है, ज़ालाबारी से क्या नुकसान हुए? तो ज़ालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता भी नहीं रहा, गले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें, पौधों के फल फूल टूटकर बिखर गए, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था और इसे किसने मारा? तो रुकनुद्दीन अल्तमश का बेटा था। हुकूमत हासिल करने के बाद वो अयाशी में डूब गया था और तुर्क सरदारों की नाराज़गी के बाद दिल्ली के लोगों ने इसे गिरफ्तार करके मार दिया। अब सवाल नंबर 3 है, बिंदु की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर पड़ा? यानी बिंदु सुस्त था ना, लेज़ी था,
तो उसकी सुस्त रफ्तारी का असर जो है उसके पीछे आने वाले तमाम लोगों पर पड़ा। कार में बैठे हुए वज़ीर, कारखानदारों पर, सेठ, साहूकारों, इंजीनियरों, फौजियों, औरतों, कॉलेज और स्कूल के बच्चों, रेल के ड्राइवर, बहुत से लोगों पर पड़ा। ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर है मुंदरजेल सवालात के जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? तो वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। किसके जगह रॉबिन हुड के लिख देंगे। सवाल नंबर 2 है, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? तो संस्कृत आर्याई ज़बान की शाख है। तो हमारा सफ़ा नंबर 10 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। सवाल नंबर 13, मुंदरजेल सवालात के जवाब लिखिए। तो ये नज़्म के सवालात हैं, 2 हैं, तो एक का 2 नंबर है ना, 4 हैं 2 के। तो पहला सवाल है, धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? तो धरती की कोख बांझ होने का मतलब यही है ना कि जंग की तबाहियों से, टैंकों के रौंदे जाने से, गोला बारूद से जो ज़रख़ेज़ ज़मीन जो बंजर हो जाती है, इसी को शायर ने धरती की कोख बांझ होना कहा है। अब अगला सवाल है, नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों के ज़रिए शायर क्या पैगाम देना चाहता है? तो नज़्म कदम बढ़ाओ के ज़रिए जो है शायर ये हुब्बुल वतनी का और वतन परस्ती का दर्स देना चाहता है। और वतन परस्ती के लिए शायर कह रहे हैं कि पुरानी जो तरकीबें थी, पुरानी जो रविश थी, उसको भूल कर हम नए आज़म और नए हौसले के साथ मिलकर आगे बढ़ें और अपने वतन में अमन और अमान की फ़िज़ा को कायम रखें। ठीक है ना। अब अगला सवाल नंबर 14 है, मुंदरजेल सवालात के जवाब लिखिए। तो 3 लिखने हैं, 3 के 3 नंबर, यानी 1 का 1 नंबर है। तो पहला सवाल है, निसाब में मौजूद नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों के शायर का नाम लिखिए। तो शायर का नाम है बशारत नवाज़ ख़ान। शॉर्टकट में उनका नाम है बशर नवाज़, पूरा नाम है बशारत नवाज़ ख़ान। सवाल नंबर 2 है, निसाब में शामिल साहिर लुधियानवी की नज़म का नाम लिखिए। तो साहिर लुधियानवी की नज़म का नाम है ए शरीफ इंसानों। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, निसाब में शामिल नज़्म नेकी और बदी के शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा जो पूरा पेपर, यानी पूरा जो हमारा क्वेश्चन पेपर था मुकम्मल हो चुका है। 14 क्वेश्चन थे, 14 क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको भी हेल्प मिले। और आप लोग मेरे चैनल पे जाकर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।